आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, वर्क के रिगार्डिंग, क्योंकि हमने हीट तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है वर्क। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने हीट को देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है दो ही फॉर्म में होता है, या तो हीट है या फिर वर्क। थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का एक्सचेंज कितने तरीके से होता है, दो ही तरीके से होता है, या तो हीट या फिर वर्क। उसमें भी हीट कौन सा एनर्जी एक्सचेंज है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। एनर्जी एक्सचेंज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, हीट। अदरवाइज उसके अलावा जितनी भी चीजें बच जाती हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, वर्क। अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखें तो सिंपल बात है, हमें समझ में आ रहा है कि इट इज अ एनर्जी एक्सचेंज बाय एनी मीन्स अदर देन टेम्परेचर डिफरेंस, अदर देन टेम्परेचर डिफरेंस। तो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा जितने भी अदर तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर या एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, वर्क। अब अगर मैं बात करूं वर्क की तो दूसरा पॉइंट लिखिए, इट इज अ ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज द ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने लिखवाया था हीट में कि हीट कैसा है, एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये अपना वर्क क्या है, एक ऑर्डर्ड फॉर्म। वहां पे मैंने बोला था कि इसको मैं बाद में समझाऊंगा। समझो, जैसे मान लो एक रूम है, ठीक है, इस रूम को मैं हीट कर रहा हूं, या फिर इसमें लाके मैंने एक क्या स्टोव रख दिया, मान लो जो इसको हीट कर रहे हैं, तो इस रूम के कोई अगर हीट कर रहे हैं तो कोई मॉलिक्यूल ज्यादा हीट होगा, कोई मॉलिक्यूल कम हीट होगा। जरूरी नहीं कि सारे मॉलिक्यूल्स को हीट क्या मिले, बराबर, लेकिन अगर वर्क करेंगे तो हर एक मॉलिक्यूल पे इंडिविजुअल वर्क होगा। दो मॉलिक्यूल्स पे वर्क करें तो दोनों मॉलिक्यूल्स पे एकदम 100% वर्क होगा। हो सकता है दो मॉलिक्यूल्स को हीट करें तो दोनों मॉलिक्यूल्स को हीट करते वक्त 100% हीट ना हो, दोनों मॉलिक्यूल्स, कोई ज्यादा हो कोई कम हो, लेकिन वर्क के रिगार्डिंग ऐसा कोई चीज नहीं होता है। दैट्स व्हाई मैंने बोला क्या कि वर्क इज अ ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हीट इज अ डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। रैंडमनेस रहती है पूरी, इसको हम लोग और अच्छे समझेंगे एंट्रोपी के केस में, इसी चैप्टर में आगे। क्लियर है? अब समझो, दो तरीके का हमें वर्क पढ़ना है, एक पीवी वर्क, एक नॉन पीवी वर्क। पीवी वर्क एंड दूसरा इज पीवी वर्क एंड नॉन पीवी वर्क। अच्छा, उससे पहले एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, एक पॉइंट है, नोट करके लिख लेना कि जैसे मान लो हीट है Q और ये है वर्क, ठीक है, तो Q इज नॉट 100% कन्वर्टेड टू वर्क, बट वर्क इज 100% कन्वर्टेड टू हीट। क्या कहने का मतलब है सर, इसका मतलब क्या, समझो बात को। जैसे मान लो ये हाथ है, मैं रब कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं, अरे हाँ कि ना, तो मैं जितना वर्क करूंगा उतना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करूंगा। हाथों को जब रगड़ रहा हूं तो जितना वर्क कर रहा हूं उतना अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, अरे हाँ कि ना। तो मेरा पूरा वर्क 100% हीट में कन्वर्ट हो रहा है, बट वही अगर मान लो मेरे इसको हीट करना है, लेट सपोज मैं इसको लेके गया गैस के ऊपर रख दिया अपना हाथ, तो क्या मेरा हाथ वर्क प्रोड्यूस कर लेगा, अरे हाँ कि ना यार। तो दैट्स वाई ये पॉइंट है कि वर्क इज 100% कन्वर्टेबल इनटू हीट, बट हीट कैन नॉट बी 100% कन्वर्टेड इनटू वर्क। अरे हाँ कि ना यार। चमका मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड, भाई रब कर रहा हूं, समझ में आ गया कि भाई पूरा जो वर्क है हीट में कन्वर्ट हो रहा है, बट अगर मैं इसी को लेके जाके गैस बर्नर के सामने ऊपर रख दूं तो क्या मेरा हाथ जो ऑटोमेटिक वर्क करने लग जाएगा, नहीं करेगा ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं, समझते हैं आगे पीवी वर्क एंड नॉन पीवी वर्क। अब देखिए, पीवी वर्क में दो केसेस होता है। पहला, या तो उसमें एक्सपेंशन होगा या तो कंप्रेशन होगा, या तो एक्सपेंशन होगा या तो कंप्रेशन होगा।
वही मैं बात करूं अगर नॉन पीवी वर्क, तो दो तरीके का इसमें भी सब पार्ट्स आते हैं इसके। एक आता है इलेक्ट्रिकल वर्क और दूसरा आता है मैकेनिकल वर्क। ये दोनों का डिवीजन है क्या, पीवी वर्क में एक्सपेंशन और कंप्रेशन और नॉन पीवी वर्क में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क। ठीक है, अब आइए समझते हैं। अच्छा, एक जो पॉइंट और मैं थोड़ा बताना चाहूंगा वर्क के रिगार्डिंग, ठीक है, यहां पे समझते हैं, या आ जाओ नेक्स्ट पेज में आ जाओ। अब वर्क जो है एक स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? वर्क क्या है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? पढ़ा था हम लोगों ने, स्टेट फंक्शन। सो वर्क इज अ स्टेट फंक्शन। क्या मैं ये चीज सही लिख रहा हूं? पाथ फंक्शन। कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन। किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। होश में रहो क्लास में, ठीक है। अब समझो, पाथ फंक्शन होने का मतलब क्या, यानी कि ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। मैंने समझाया था कि यहां से घर जाने के तुम्हारे अलग अलग पाथ हो सकते हैं, हो सकता है कोई शॉर्टकट अपनाए, हो सकता है तुम लॉन्ग कट से जाओ, तो दोनों में वर्क क्या होगा? अलग अलग होगा। अरे हाँ कि ना यार, क्लियर है? अच्छा चलो समझो आगे। तो जब आप वर्क एक पाथ फंक्शन है, तो यहां पे एक वर्क का और हम लोग आगे जो हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखो पीवी वर्क देखते हैं अभी हम लोग, ठीक है। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास वेसल है, यहां पे ये पिस्टन है, ये हमने रख दिया पिस्टन, इसके अंदर गैस है, ठीक है। यहां पे अपना एक एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, यहां से नीचे से क्या लग रहा है? प्रेशर ऑफ गैस लग रहा है। अरे हाँ कि ना, ठीक है। अब क्या किया हमने, समझो, इस पिस्टन को मान लो फिक्स्ड है, ये पिस्टन क्या है? फिक्स्ड है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, तो दो हो सकता है, या तो धीरे 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 एक्सटर्नल प्रेशर लगे। अच्छा, यहां पे एक चीज और मानना है कि ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, यहां पे ये क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। मान लो कांस्टेंट है। तो अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट और प्रेशर ऑफ गैस धीरे धीरे कम हो रहा है या बढ़ रहा है, जो भी है, तो एक बार बताओ, दोनों प्रेशर में से मेजर करने के लिए हमारे लिए कौन सा आसान रहेगा? हमारे लिए मेजर करना कौन सा आसान है? ये कांस्टेंट प्रेशर है और ये क्या है? प्रेशर ऑफ गैस जो चेंज हो रहा है। तो हमारे लिए मेजर करना कौन आसान रहेगा? पी एक्सटर्नल या प्रेशर ऑफ गैस? पी एक्सटर्नल, क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट है, तो हम लोग आराम से उसको मेजर कर सकते हैं। अरे हाँ कि ना, ठीक है सर, एक्सटर्नल प्रेशर हमारे लिए मेजर करना आसान रहेगा। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझो, समझेंगे इसको ढंग से, तो हमारा जो वर्क डन आएगा, हमारा जो वर्क डन आएगा, क्योंकि वो कैसा है कि स्मॉल चेंज, मैंने बोला है कि धीरे 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 नीचे आ रहा है, धीरे धीरे, तो कैसा हो रहा है? स्मॉल चेंज। तो हमने क्या लिखा? स्मॉल वर्क डन, डीडब्ल्यू। वो क्या होगा? प्रेशर ऑफ, अच्छा एक चीज और यहां पे ध्यान रखना, पी एक्सटर्नल और प्रेशर ऑफ गैस में क्या रिलेशन है? क्योंकि इसका हर एक स्टेप क्या है? इक्विलिब्रियम में है। हर एक स्टेप क्या है? इक्विलिब्रियम में है, तो यानी इक्वल और अपोजिट। अरे हाँ कि ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये टर्म याद रखना, पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। अरे हाँ कि ना यार, नियरली तो इक्वल ही रहेगा ना, समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, तो P, अब देखो फिजिक्स में आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया क्या? फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया है? नहीं पढ़ा है? कंफ्यूज मत हो ना, समझो। फिजिक्स में ना दो टाइप का वर्क नहीं होता है, दो टाइप का प्रोसेस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कुछ नहीं होता है। केमिस्ट्री में हमें दोनों पढ़ना होता है, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। तो फिजिक्स में ना सिर्फ हम लोग ये देखते हैं एक्सटर्नल वर्क कितना है, लेकिन हमें केमिस्ट्री में देखना पड़ता है क्या? इंटरनल वाला, गैस कितना वर्क कर रही है। क्या देखना पड़ता है? गैस, गैस कह लो या फिर सिस्टम कह लो, बात बराबर है, उसका वर्क हमें देखना होता है। तो हम लोग यहां पे जो वर्क देखेंगे वो क्या होगा? पी प्रेशर ऑफ गैस, डीवी। डीवी क्यों लिखा सर? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। डीवी क्यों? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो हमारा डीडब्ल्यू क्या आ गया? पी प्रेशर ऑफ गैस इनटू डीवी। अब देखो, इसको हम लोग
प्रेशर ऑफ गैस को क्या यहां से इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तुम चाहो तो यहां पे पी एक्सटर्नल लिख सकते हो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में प्रेशर ऑफ गैस सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें केमिस्ट्री में क्या कैलकुलेट करना है, गैस का प्रेशर, क्या करना है, गैस का। फिजिक्स में क्या करना रहता है, एक्सटर्नल। समझ में आ रहा? तो यहां से मैं देखो फिजिक्स में कैसे केमिस्ट्री में आया, फिजिक्स से केमिस्ट्री में, क्लियर हो रहा है? ये माइनस पी, दिस इज योर वर्क डन, दिस इज योर वर्क डन बाय द गैस, दिस इज योर वर्क डन बाय द गैस, माइनस प्रेशर ऑफ गैस डीवी, माइनस प्रेशर ऑफ गैस डीवी। अब समझना इस चीज को ढंग से थोड़ा। अब यहां से अगर हमें, अच्छा एक समझो, अगर मैंने यहां पे डीवी लिख दिया है, ठीक है, ये क्या है कि स्मॉल वर्क डन है, क्या है, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन अगर हमें पूरा ही कैलकुलेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस डीवी। क्या समझ में आया? अरे हाँ कि ना यार? सो दिस इज योर वर्क डन बाय द गैस माइनस इंटीग्रेशन पी प्रेशर ऑफ गैस डीवी। अच्छा, डीवी कहां से कहां होगा, V1 से V2, लिमिट कहां से कहां होगी, V1 से V2। क्लियर है? अरे हाँ कि ना? अच्छा, क्योंकि हमने यहां पे क्या लगा दिया है, इंटीग्रेशन, क्या लगा दिया है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगाने का मतलब क्या, कि हम लोग स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। अरे हाँ कि ना? यहां पे भी इंटीग्रेशन लगाएंगे अगर डायरेक्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा सीधे। लो एक बार डायरेक्ट भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लिख दिया, तो ये जो हमारा वर्क होगा वो कैसा वर्क होगा, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। भैया स्मॉल वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट के लिए, तो रिवर्सिबल प्रोसेस भी किसके लिए होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए। तो ये समझ में आएगा ये कैसा वर्क डन है, रिवर्सिबल वर्क डन। कैसा वर्क डन है, रिवर्सिबल वर्क डन। क्या ये चीज क्लियर है सबको? एक बार वापस से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेसल लिया, पिस्टन को लगाया, अंदर गैसेस भरे पड़े हैं, दो तरीके का प्रेशर लग रहा है, एक एक्सटर्नल प्रेशर, एक प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट, ठीक है। अब समझो, या फिर अभी के लिए हटा दो, रिवर्सिबल का केस देख रहे हैं ना, तो हटा दो। यहां से हमारा जो वर्क डन आएगा, स्मॉल चेंज इन वर्क डन, वो क्या होगा, पी एक्सटर्नल डीवी। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। पी एक्सटर्नल को और प्रेशर ऑफ गैस में यहाँ पे हमने क्या रिलेशन निकाल रखा है कि पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ व्हाट, प्रेशर ऑफ गैस, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा यहाँ पे क्या आया, क्या लगाया हमने, इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कौन सा वर्क डन था, ये एक स्मॉल वर्क डन था, स्मॉल वर्क डन इन ए स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि हमें क्या निकालना था, पूरा ही वर्क डन निकालना था बाई गैस, दैट्स में हमने क्या लगाया, इंटीग्रेशन। अब जैसे ही इंटीग्रेशन लगाया, लिमिट पुट कर दिया कहां से कहां तक, V1 से V2, कहां से कहां तक, V1 से V2। तो ये DW कन्वर्ट हो जाएगा वर्क डन में, ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस DV। क्योंकि इंटीग्रेशन लगा दिया तो ये वर्क डन कैसा हो गया, रिवर्सिबल। क्यों, क्योंकि हम लोग छोटा छोटा वर्क डन ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, छोटा वर्क डन ऐड कर रहे हैं। और ये छोटा छोटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में जो वर्क होता है उसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं, रिवर्सिबल में ही तो होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में। क्लियर है? तो जल्द से जल्द इसको नोट करिए। तो चलिए, अब यहां से हम लोग देखेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस में वर्क डन, ठीक है। दोनों टाइप का वर्क डन देखेंगे, सारे केसेस वाइज। तो हमारे यहाँ पे जो वर्क है, एक बार मैं लिख देता हूँ, P एक्सटर्नल माइनस ऑफ P एक्सटर्नल dV, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया है, क्योंकि समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब सबसे पहले केस वन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि क्या भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यानी वर्क क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या कि डेल्टा वी भी 0 और डीवी भी 0, तो वर्क डन क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट आते हैं केस 2, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस का मतलब क्या, प्रेशर कांस्टेंट। तो जैसे कि प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारा जो वर्क डन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, होता तो यही है पी एक्सटर्नल डीवी, अरे हाँ कि ना। तो देखो इधर पी एक्सटर्नल क्या है, कांस्टेंट, तो इसको बाहर ले लिया हमने। यहाँ पे क्या है V1 से V2, तो पी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन V1 से V2 dV, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी एक्सटर्नल डेल्टा V, यानी क्या आ जाएगा V2 माइनस V1, डायरेक्ट पुट कर दो डेल्टा V, कोई दिक्कत नहीं है। पी एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है, लिखिए इसको। ठीक है ना। यहां पे केस 2 का 2 पार्ट बनेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्या सर, देखो अब आइसोबेरिक प्रोसेस, ठीक है, तो एक बनेगा अपना आइसोबेरिक है, तो एक बनेगा कंप्रेशन का केस और दूसरा बनेगा एक्सपेंशन का। क्योंकि भाई प्रेशर को चेंज किया जा सकता है ना, या तो कंप्रेस कर दो या तो एक्सपेंड कर दो। अगर कंप्रेशन करेंगे तो समझिएगा बात को, कंप्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा V1 ग्रेटर देन V2, यानी कि जो डेल्टा V आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव, यानी कि जो वर्क डन आ जाएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव। यानी अच्छा कंप्रेशन का केस का मतलब क्या कि पी एक्सटर्नल ज्यादा है, पी एक्सटर्नल ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या वर्क डन ऑन द गैस, क्या हुआ इसका मतलब वर्क डन ऑन द गैस कह लो या फिर क्या कह लो सिस्टम कह लो, अरे हाँ कि ना, वो कैसा आएगा पॉजिटिव। ये कैसे आया भैया सर, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। कैसे आया सर, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, ठीक है। वही अगर मैं एक्सपेंशन का केस लूं, दिस इंप्लाइज V2 ग्रेटर देन V1, यानी कि जो डेल्टा V आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव, डेल्टा V पॉजिटिव, यानी कि वर्क डन जो आएगा वो क्या आएगा अपना नेगेटिव। यानी कि एक्सपेंशन का मतलब क्या कि गैस जो है एक्सपेंड कर रही है, तो वर्क डन कौन किया गैस, यानी सिस्टम, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम या फिर गैस क्या होगा वो नेगेटिव, वो क्या होगा नेगेटिव। क्लियर है, ये आईयूपीएसी कन्वेंशन है वर्क के लिए। हीट के लिए मैंने बता दिया था, हीट एब्जॉर्ब्ड पॉजिटिव, हीट रिलीज नेगेटिव। वैसे यहां पे होता है वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, या वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसको समझो ऐसे, थोड़ा कंफ्यूज ना होने के लिए, याद रखने के लिए, लॉन्ग टर्म में याद रखने के लिए इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। सिस्टम मान लो खुद को, सिस्टम मान लो खुद को। अब देखो दो चीजें हैं कि तुम पे वर्क किया जाए या तुमसे वर्क कराया जाए, तुमको कौन सा पसंद होगा, तुम पे वर्क करना। कोई तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुमको क्या क्यों ही तकलीफ होगा भाई, तो जो तुम पे वर्क कर रहा है अच्छी चीज है ना, दैट्स वाई वो पॉजिटिव होगा। और कोई तुमसे काम करा रहा है तो वो कैसी चीज है, बुरी चीज है, दैट्स वाई वो क्या होगा नेगेटिव। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। क्लियर है, चलिए नोट करिए जल्दी। फर्स्ट चलिए, अब जैसा कि हमने पहले देखा था कि वर्क डन कैसा था, वर्क कैसा है, एक पाथ फंक्शन है। वर्क क्या है, एक पाथ फंक्शन। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस का होगा वो कभी इक्वल नहीं हो सकता है वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस का। ये पॉइंट को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कैसा है, बिकॉज
बिकॉज वर्क इज अ पाथ फंक्शन। अब समझो ना यार, वर्क डन रिवर्सिबल मतलब क्या, कि तुम धीरे 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 चेंज कर रहे हो, इरिवर्सिबल मतलब सडन चेंज कर रहे हो, तो दोनों में वर्क अलग होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड होगा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस यानी टेम्परेचर क्या हो गया भैया अपना? कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? वॉल्यूम के। और जो प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, थोड़ा सा इसको और ऐसे, ठीक है। ये क्या होगा? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ इन किस केस? आइसोथर्मल केस, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। क्लियर है? अरे हाँ कि ना यार? ठीक है। अब देखो, समझेंगे इसको। तो इस केस में जो अपना वर्क डन होगा, क्या होगा? वर्क डन होगा फॉर आइसोथर्मल, वो क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। क्या होता है? वर्क डन जो होता है क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। जितना एरिया वो सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा कर्व, वही उसका क्या होगा? वर्क डन होगा। इन केस ऑफ व्हाट? आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल में नहीं, उसमें अलग होगा, वो देखेंगे अभी हम लोग। क्लियर है? तो समझो इसको। तो वर्क डन क्या आया सर? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, यही था, यहीं से डिराइव करेंगे। इसको बनाना है क्या? बना लो जल्दी, इसको करो, कर लो। फिर डेरिवेशन देखते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। अच्छा, जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। ये बात ध्यान रखना, क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, जो कि किसके बराबर होगा? माइनस इंटीग्रेशन पीडीवी। समझ में आया? जैसे मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जैसे मान लो कोई ग्राफ है, तो ग्राफ का जो एरिया होता था वो क्या होता था? वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। वही इसमें भी किया मैंने, वाई डी एक्स। वाई पे क्या है? पी, एक्स पे क्या है? वी, तो पी डी वी। समझ में? वो किसके बराबर आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन के। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो चलो यहां से डिराइव करते हैं आगे हम लोग, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। तो वर्क डन हमारा क्या आ गया? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। केस कैसा है? कौन सा केस है? अच्छा, ये हम लोग किसके लिए ले रहे हैं? आइडियल गैस के लिए। किसके लिए ले रहे हैं? आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यही होता है। तो क्या यहां से हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? माइनस प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? एन आर टी बाई वी डीवी। कोई दिक्कत? अरे हाँ कि ना? अब देखो, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। एन तो पहले से कांस्टेंट है, आर पहले से कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो माइनस एन आर टी, अंदर क्या बच जाएगा? डीवी बाई वी। अब डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस एन आर टी, डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन होता है एल एन वी। क्या होता है? एल एन वी। अरे भाई, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एल एन वी। अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक है? V1 से V2। क्लियर है? तो यहां से क्या आ जाएगा? जो वर्क डन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? माइनस एन आर टी। देखो, एल एन वी टू माइनस वी वन,
क्या आएगा ln v2 माइनस v1। तो उसको मैं डायरेक्ट लॉग का यूज करके प्रॉपर्टी डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, ln v2 बाई v1 माइनस nRT ln v2 बाई v1। अब इस ln को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग को, लॉग में किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग में, बाय मल्टीप्लाइंग विथ 2.303। तो क्या आ जाएगा यहां से वर्क डन, माइनस का 2.303 nRT, ठीक है, log बेस 10 v2 बाई v1। सो दिस इज योर वर्क डन फॉर व्हाट, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग एक और इक्वेशन बना सकते हैं। बॉयल्स लॉ क्या होता है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, यही तो कहता है, इक्वल्स टू nRT, यही तो बॉयल्स लॉ कहता है भाई, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू nRT में। अब इसको जरा इसमें रिलेशन देखो, P1 बाई P2 क्या आ जाएगा, P1 बाई P2 इक्वल्स टू V2 बाई V1, यानी जो हमारा V2 बाई V1 है उसको किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, P1 बाई P2 से। तो यहां से एक और रिलेशन आ सकता है इसी का, कि वर्क डन इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log P1 बाई P2। ये भी होगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। राइट इट डाउन। ठीक है, अब आते हैं इरिवर्सिबल में। अच्छा, इरिवर्सिबल से पहले एक चीज और देख लो, जैसे यहां पे भी अगर हम लोग देखें वॉल्यूम वाले टर्म्स में, अगर V2 ग्रेटर देन V1 होगा तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव, और अगर V2 लेस देन V1 होगा तो वर्क डन क्या आएगा। तो इस वाले केस में भी वही केस हो गया, कंप्रेशन और एक्सपेंशन का भी। अगर तुम ध्यान से देखो, V2 ग्रेटर देन V1 क्या हो गया, एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन क्या मतलब, एक्सपेंशन मतलब वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम, कैसा होगा, नेगेटिव। वही V1 लेस देन यानी क्या हो गया, वर्क डन बाय द, सॉरी, वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन ऑन द गैस क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है, तो ये सिनेरियो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब इरिवर्सिबल है तो समझना बात को, यानी इसमें ये वाला तो काम नहीं करेगा, पीवी कर्व, ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा इसमें, एरिया अंडर द कर्व वाला तो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे प्रेशर कैसा है, एक्सटर्नल प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट, इट वर्क्स अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। समझ में आया। अरे इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है, यानी कि जो हमारा जो वर्क डन आएगा, नॉर्मल इक्वेशन तो ये होता है P एक्सटर्नल dV, लेकिन यहां पे इस बार एक्सटर्नल प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल, और dV लिखेंगे तो dV V1 से V2। अरे हाँ कि ना यार, लिमिट क्या होगा dV का, V1 से V2, तो क्या आ जाएगा डेल्टा V, V2 माइनस V1, तो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, अब समझो, ये जरा देखो, क्या यही वर्क डन हम लोगों ने वहां भी निकाला था, इरिवर्सिबल आइसोबैरिक, आइसोबैरिक इरिवर्सिबल, क्या सेम ही है क्या,
तो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस का वर्क डन हमेशा नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या सेम ही रहता है। अब यही अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी यहां पे कैलकुलेट कर दूं, क्या इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, तो क्या वहां पे भी यही आएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, सॉरी डेल्टा वी। क्लियर है? यहीं पे अगर मैं लिख दूं ऐसे, आगे देखेंगे हालांकि, वर्क डन इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो वो भी क्या आ जाएगा, माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है? क्लियर है भाई? ठीक, लिख लीजिए इसको आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है, अप्रोच समझेंगे। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर एट 227 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है उसी का मतलब उससे समझो। अगर क्या दिया है, एक ही टेम्परेचर दिया है, यानी टेम्परेचर एक ही देने का मतलब क्या, टेम्परेचर एक देने का मतलब क्या, प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है, क्लियर है, प्रोसेस आइसोथर्मल। अब रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है ये पता करना अपने को। हमें क्या पता करना है कि ये जो हमारा जो वर्क डन पूछा है वो रिवर्सिबल वर्क डन पूछा है या इरिवर्सिबल। देखिए तो क्या है वो, कुछ और दिख रहा है क्या इसे इंडिकेट करने के लिए कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, बताओ हैं? अच्छा इसमें लिख दिया क्या मैंने, अरे यार चलो फिर क्या दिक्कत है यार, कोई बात नहीं, चलो अगले वाले क्वेश्चन में समझेंगे। तो लिख दो डायरेक्ट फॉर्मूला 2.303 nRT log बेस 10 V2 बाई V1 माइनस 2.303 n की वैल्यू कितनी 2 R इंटू टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस ऑलवेज इन केल्विन, कितना हो जाएगा 500 केल्विन, 500 log V2 बाई V1 यानी क्या 10/1। अरे हाँ कि ना यार, log बेस 10 10/1, तो कितना हो जाएगा log 10 और 10, ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब देखो 500 इंटू 2 1000, इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं क्या आ जाएगा माइनस 2.303 इंटू 1000 कर दो तो क्या आ जाएगा 2303 R आ गया। अब R का केसेस क्या है, ठीक है, अगर मान लो हमारा जो वर्क डन है तुमको क्या चाहिए कैलोरी में चाहिए, तो ठीक है R की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, क्लियर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 2303 इंटू 2, ठीक है। अगर मान लो हमें R जो है ATM लीटर में चाहिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन, तो क्या हो जाएगा वर्क डन अपना 2303 इंटू 0.0821। वही अगर R की वैल्यू किस में चाहिए अपने को जूल पर मोल केल्विन, किस में चाहिए जूल, तो क्या होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो यहीं पे वर्क डन क्या आ जाएगा 2303 इंटू 8.314। ये तीनों केसेस हैं R के, आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अभी मैं यूनिट कन्वर्जन बता दूंगा प्रेशर वगैरह का भी, ठीक है। उसके बाद करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें समझते हैं, इसमें तो नहीं दे रखा भाई मैंने पहले से, हाँ नहीं दे रखा है, ठीक है, समझो। इसमें भी क्या है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड फ्रॉम इतना, अब टेम्परेचर भी क्या दिया है 1, प्रोसेस कैसा आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि एक ही टेम्परेचर दिया हुआ है भाई। अब क्या कह रहा है अगेंस्ट 2 ATM कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इससे पता चल गया क्या है प्रोसेस,
वर्क डन अब डायरेक्ट लगा दोगे आंख बंद करके, क्या माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल कितना है बोलो 2 इंटू डेल्टा वी कितना है 10, कितना हो जाएगा -20 जूल में पुट करना है, जूल में पुट कर दो। लेकिन क्योंकि यहां पे हमारा, हाँ ठीक है एटीएम होगा ना, ठीक है। अब समझो, अब यहां पे अब डायरेक्ट थोड़ा सा आइए यहां पे यूनिट कन्वर्जन कर लेते हैं थोड़ा सा प्रेशर का, है ना, ताकि थोड़ा ज्यादा आसानी हो हमारे लिए। यह यूनिट नहीं लिखा हूं मैं, समझना अभी, पहले ये कन्वर्जन सीख लो। वन एटीएम क्या होता है 1 एटीएम में 760 mmHg या फिर 760 टॉर्क कह लो। वही मैं अगर बात करूं 1 बार की तो क्या होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 10⁵ पास्कल। क्लियर है। और अगर मैं 1 एटीएम को भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने का सोचूं तो 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमें पता चल रहा है क्या कि 1 एटीएम इज नियरली इक्वल टू 1 बार। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। लिख लो। ठीक है, एटीएम लीटर को अगर हम लोगों को मान लो अगर जूल में कन्वर्ट करना हो, एटीएम लीटर को किस में कन्वर्ट करना हो जूल में, तो देखो यहां पे 1 एटीएम लीटर अगर मान लो इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे 1 एटीएम में कितना होता है, ये लिखते हैं 1.013 इंटू 10⁵ ठीक है, 5 क्या न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, लीटर है तो लीटर में कितना होता है 10⁻, बोलो -3 मीटर क्यूब। क्लियर है। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो ये मीटर स्क्वायर से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 एटीएम लीटर इक्वल्स टू 101.3, यहां पे 10⁻² बचेगा ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो 101.3 न्यूटन मीटर। पर मीटर मत लिख देना भैया, ये मीटर ऊपर ही है, ठीक है ना, न्यूटन मीटर। ये भी एक रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 एटीएम लीटर इक्वल्स टू 101.3 जूल। जूल। ठीक है, बहुत जगह मान लो ये एटीएम लीटर ना देके ना बार लीटर दिया रहता है, मान लो ऐसे दिया हो 1 बार लीटर, तो वहां पे सीधे तुमको क्या करना है 100 जूल, बस बात खत्म। ठीक है, हो गया क्लियर। तो अब वहां पे अब यूनिट लगा लोगे आप लोग, एटीएम में है ना, एटीएम से मान लो वर्क डन को जूल में निकालना है। देखो इधर किसमें ये पी डेल्टा वी, एटीएम लीटर किसमें है एटीएम लीटर, तो 1 एटीएम लीटर में जूल में कन्वर्ट करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 101.3 जूल। डेल्टा भी 10 लिख दिया भाई, सॉरी 10 - 1 9, कितना हो जाएगा -18। ओके क्लियर है, लिख लीजिए इसको जल्द से जल्द, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा होगा वर्क डन इन
क्लॉकवाइज साइकिल। अब वर्क डन इन क्लॉकवाइज साइकिल कैसा होता है? नेगेटिव। और वर्क डन इन एंटी क्लॉकवाइज साइकिल वो कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसे होता है ये हम बताएंगे, ठीक है? इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझो कैसे होगा। कैसे होगा से पहले ये समझ लो क्या होगा। जैसे मान लो ये एक हमारा एक साइकिल है, ठीक है, एरो इधर है, कैसा हुआ? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया क्लॉकवाइज, तो यहां पे जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। अच्छा ये देखो, ये जो फंक्शन है ये कैसा है? स्टेट फंक्शन। तो इसका इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या हो गया? सेम हो गया ना। तो यानी कि मान लो इसमें अब जितना भी हमारा जो स्टेट फंक्शन वाली चीजें हैं वो क्या होंगी? जीरो। अरे हाँ कि ना? जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे बोलूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या होगा? जीरो। चेंज इन इंथैल्पी क्या होगा? जीरो। समझ में आया? क्या चेंज इन वर्क इसमें जीरो होगा क्या? भाई वो स्टेट फंक्शन है नहीं, जीरो कहां से होगा? क्लियर है? चलो, और वही अगर मैं बात करूं एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल की, मान लो कुछ ऐसा, तो यहां पे वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो पीवी कर्व है ना, पीवी कर्व है। जैसे मान लो ये एक वर्क हुआ, सिस्टम ने ऐसे वर्क किया, इस ये हो गया उसका डायरेक्शन। नोटेशन दे देते हैं हम लोग इसका, ठीक है। मान लो इसको 2 से 5 जा रहा है और ये जो है 1 से 4 जा रहा है, मान लेते हैं ऐसे। एग्जैक्ट तो नहीं बना पाया मैं, बट समझो। अब मेरे को कहा जाए इसका वर्क निकालने का, तो वर्क क्या होता है पीवी कर्व के लिए? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, मान लो एक सर्कल है, परफेक्ट सर्कल एज्यूम करो, तो क्या हो जाएगा? एरिया इसका पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आर निकालो। देखो इसका, देखो ये हो गया, मान लो ये इसका सेंटर कितना है? ये जो है इसका डायमीटर जो है, अगर मैं बात करूं, ये पूरा ये कितना है? देखो ये 1 है, हाइस्ट कितना है? 4, तो कितना हो गया? 3। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर करेंगे तो 9/4। तो क्या आ जाएगा? 9π/4। अब देखो प्रोसेस कैसा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। कैसा है? क्लॉकवाइज। ऐसा ऐसा है ना, तो क्लॉकवाइज में कैसा होता है वर्क? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है भाई? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट नहीं करता कि भाई वर्क ही नेगेटिव हो गया। ये इंडिकेट करता है कि वर्क किया किसने? सिस्टम ने किया या किस सिस्टम से करवाया गया? सॉरी, सिस्टम ने किया या सिस्टम पे हुआ? तो वर्क डन नेगेटिव यानी क्या? वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम। तो नेगेटिव साइन पता चला ना क्या इंडिकेट? ये वर्क को नेगेटिव नहीं कहता, ये बताता है कि वर्क किया किसने? सिस्टम ने वर्क किया या सिस्टम पे वर्क हुआ? क्लियर है कि व्हाट डज इट नेगेटिव साइन इंडिकेट? अच्छा, ये जो है कि वर्क डन इन क्लॉकवाइज साइकिल और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव ये कैसे हुआ, ये आ जाओ एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। दूंगा मैं लिखने का टाइम, पहले देख लो इधर। पीवी कर्व है, ठीक है। ठीक है? मान लो A B C
डी, 4 पॉइंट्स। हमें निकालना है इसका क्या, वर्क, इस पूरे प्रोसेस का। ठीक है, तो क्या होता है भैया, वर्क डन एरिया अंडर द कर्व। अब हम लोग, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा है, मान लो ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, तो देखेंगे इसको कैसे आएगा। हम लोग क्या करेंगे ना, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए वर्क डन निकालेंगे। मान लो इसको फर्स्ट प्रोसेस, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो वर्क डन इन फर्स्ट, देखो तो पहले प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है क्या है प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट, तो उस हिसाब से वर्क डन क्या होगा, माइनस पी डेल्टा वी। अरे हाँ कि ना, प्रेशर कितना है उस केस में, कितना है 3, डेल्टा वी कितना आ जाएगा उस केस में 2, तो कितना आ गया -6 जूल, जो भी रख लो, जूल के केस में रख लो, किसी भी यूनिट में रख लो। नेक्स्ट आते हैं वर्क डन इन 2, कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। अरे हाँ कि ना, ये रहा वॉल्यूम एक्स एक्सिस और यही कांस्टेंट है, तो यानी वर्क डन क्या होगा इसमें 0। अरे डीवी 0 ना। नेक्स्ट वर्क डन इन 3, कितना आएगा, 3 में वापस से क्या कांस्टेंट हो गया, प्रेशर, तो क्या हो जाएगा -P डेल्टा वी। P कितना है इसमें 1 इंटू 2, कितना हो जाएगा -2 जूल मान लो। और यही वर्क डन इन 4, वापस से क्या हो जाएगा 0। तो टोटल वर्क डन कितना आएगा, टोटल प्रोसेस का वर्क डन -6 क्या आएगा भाई, क्यों, अच्छा ये ओके ठीक है, डेल्टा भी नेगेटिव हो गया यहाँ पे इसलिए, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया, -6 प्लस 2, कितना आ गया भैया -4 जूल। आया नेगेटिव। प्रोसेस कैसा है देखो तो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, बताया था क्लॉकवाइज के केस में नेगेटिव होता है। अगर चाहो, मान लो अगर हमें पता है, ये तो मैंने प्रूफ किया, अदरवाइज मेरे को अगर इसका वर्क डन निकालना हो, एरिया अंडर कर्व डायरेक्ट मार दो भाई। क्या, मान लो ये क्या है, स्क्वायर है मान लो, ठीक है, इधर भी 3 इधर भी 3, क्लियर है। तो क्या होता है स्क्वायर का एरिया, साइड इंटू साइड, कितना है इसका लेंथ 2, इसका लेंथ कितना है 2 इंटू 2 4, डायरेक्ट आ जाता है। फिर प्रोसेस देख लो कैसा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तो नेगेटिव लगा दो, तो वो डायरेक्ट भी आ सकता है। ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि एंटी क्लॉकवाइज के केस में क्यों नेगेटिव होगा और क्लॉकवाइज के केस में क्यों पॉजिटिव होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया वर्क, ठीक। सो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपना इंटरनल एनर्जी वगैरह के साथ। इसको नोट कर लीजिए।